हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। जैसे अभी हमने एजेस वाले क्वेश्चंस किए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए, है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस किए। तो ऐसे ही आज हम करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस होंगे, इक्वेशंस बनेंगी और हम उन इक्वेशंस को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, मतलब एक टैक्सी अगर हम बुक करते हैं तो उसमें एक फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं, 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ या 20 रुपीज़, और उसके बाद फिर आपको पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फिक्स चार्जेस हैं और फिर आपको पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्जेस पेड इज ₹75। अगर कोई एक पर्सन 10 किलोमीटर जाता है तो उसको वो 75 रुपीज़ पे करता है। And for a journey of 15 kilometers, the charges paid is ₹110। और अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 110 रुपीज़ देने पड़ेंगे। What will be a person have to pay for a traveling distance 25 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमसे 25 किलोमीटर्स के चार्जेस पूछे गए हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे फिक्स चार्जेस ले लिए हैं ₹X, ठीक है, जो कि हमें देने ही देने हैं, एंड चार्जेस पर किलोमीटर मैंने ले लिए हैं यहाँ पे Y। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमें फिक्स चार्जेस हैं वो तो देने ही हैं x प्लस। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर्स, तो हम 1 किलोमीटर का y रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर्स का हम कितना पे करेंगे, 10y। ठीक है, और हमने टोटल कितना पे किया है, ₹75। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है। यहाँ पे x फिक्स चार्जेस हो गए, ठीक है, और 10y हमारा हो गया 10 किलोमीटर्स के चार्जेस। अब सेकेंड केस में इन्होंने बोला है कि 15 किलोमीटर्स वो जाता है, तो 15 किलोमीटर्स में भी हमें x तो देना ही है जो फिक्स चार्जेस हैं, प्लस 15y इज इक्वल टू 110। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस हमें हर बार देने हैं और साथ में किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने हैं। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारी। इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे आपका मन करे से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशंस को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सेम हुआ है। तो जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये x कैंसिल हो गया हमारा, और 10 में से 15 गया तो ये -5y आ गया, और इधर हमारा 110 में से 75 गया तो -35 आ गया। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 7। तो y हमारा क्या है, चार्जेस पर किलोमीटर, तो देयरफॉर चार्जेस पर किलोमीटर हमारा आ गया ₹7। ठीक है, अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस 10 इंटू y की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 75 माइनस 70 यानी कि 5 रुपीज़। ठीक है, तो देयरफॉर जो फिक्स चार्जेस हैं हमारे, फिक्स चार्जेस आ गए हैं ₹5। ठीक है, ये फिक्स चार्जेस हमारे आ गए। अब हमसे पूछा है इन्होंने कि 25 किलोमीटर्स के लिए चार्जेस बताओ। तो देयरफॉर टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर्स, तो वो क्या होंगे हमारे x प्लस 25y, क्योंकि x तो फिक्स चार्ज है जो कि हमें देने ही हैं, और 25y क्या हो गया, पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे चार्जेस हो गए। तो x हमारा कितना निकला है, 5 रुपीज़, और 25 इंटू वाई हमारा निकला है 7। तो 5 प्लस 25 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 हो गया 35, 175 आ गया, यानी कि ₹180 आ गया। ठीक है, तो हमें अगर हम 25 किलोमीटर्स टैक्सी से जाते हैं तो हमें ₹180 पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है हमारा।
इसमें टोटल एक्सपेंडिचर हमें दिया है पर मंथ ऑफ ए हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स रेंट of the house and mess charges depending upon the number of people sharing the houses। मतलब अगर आप कहीं किसी घर में रहते हैं तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो मैस चार्जेस होंगे वो आपको पर पर्सन के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर एक पर्सन है तो उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो रेंट है उसका वो फिक्स्ड है, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे उस घर में 1 पर्सन रह रहा है, 2 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं या 4 रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो फिक्स्ड रेंट है वो मैंने यहाँ पे x ले लिया है। ठीक है, और मैस चार्जेस पर हेड मैंने रुपीज़ यहाँ पे y ले लिए हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹3900 फॉर 2 पीपल। अगर 2 लोग उसमें रहते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। x तो हमें देना ही है रेंट, ठीक है, x हमारा रेंट हो गया, 2y क्या हो गया हमारा, मैस चार्जेस हो गए, क्योंकि 2 लोग रह रहे हैं, तो इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, सेकेंड केस में हमें रेंट तो देना ही है। अब कितने लोग रह रहे हैं, एंड ₹7500 फॉर 5 पीपल, यानी कि अब 5 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे मैस चार्जेस कितने हो गए, 5y। अब टोटल कितना हम पे करेंगे, ₹7500। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो रेंट हमें हर बार देना है x, और 2y हमारा हो गया 2 लोगों का मैस चार्जेस, 5y हो गया हमारा 5 पर्सन्स का मैस चार्जेस। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे हमारे यहाँ पे, तो मैंने साइन चेंज कर दिए, x हमारा ये कट हो गया, तो ये -3y आ गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ आएगा हमारा -7500 में से 3900 माइनस करेंगे तो 2 0 आ गए, 15 में से 9 गया हमारा 6, और 6 में से 3 गया 3। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार, 0 0, 15 में से 9 गया 6। चलो, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई है 1200। ठीक है, 3 से हम 3600 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1200 आ जाएगा, यानी कि 1200 हमारा क्या है, मैस चार्जेस पर हेड। ठीक है, तो देयरफॉर मैस चार्जेस पर हेड हमारा हो गया ₹1200। ठीक है, उसके बाद हम रेंट निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू डाल देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू y यानी कि 1200 इज इक्वल टू 3900। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो x प्लस ये 2400 आ गया हमारा इज इक्वल टू 3900। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3900 माइनस 2400, तो माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 0, 9 में से 4 गया 5, तो x आ गया हमारा 1500, यानी कि जो हमारा रेंट है, जो फिक्स्ड रेंट है हमारा, वो कितना हो गया, ₹1500। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रूम का रेंट है वो 1500 रुपीज़ है, और जो मेस चार्जेस हैं पर हेड वो हमारे 1200 रुपीज़ हैं। कैलकुलेशन मैं एक बार बोल रही हूँ फिर से, तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक कई बार हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। If his salary was ₹1500 after 4 years, 4 years of service, and ₹1800 after 10 years of service, what was his starting salary and what is the annual increment? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग सैलरी लेंगे, सोल्यूशन देखो इसका, जो फिक्स्ड सैलरी कह दो या स्टार्टिंग सैलरी कह दो, जो हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आएगी हमारी, वो ले ली हमने ₹x। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट है हमारा, इंक्रीमेंट जो है पर ईयर, वो ले लिया हमने ₹y। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग सैलरी है जब हमने जॉब स्टार्ट करी थी। ठीक है, और फिर उसका इंक्रीमेंट जो हो रहा है पर ईयर वो हमने ले लिया y। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
x जो हमने सैलरी, जिस सैलरी पे हमने जॉब स्टार्ट किया था, x प्लस, ठीक है। अब 4 साल उसने जॉब किया है तो 4 साल में उसको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 4 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको, y रुपीस मिल रहा है, तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, 4y। तो कितनी सैलरी है उसकी, ₹1500। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो स्टार्टिंग सैलरी x हो गई हमारी, 4y क्या हो गया उसका, 4 ईयर्स का इंक्रीमेंट हो गया, इज इक्वल टू 1500। अब सेकेंड केस में कितने साल बाद उसकी 1800 हुई है, आफ्टर 10 ईयर्स बाद, यानी कि x उसकी स्टार्टिंग सैलरी है और 10y जो है वो उसका 10 ईयर्स का इंक्रीमेंट है। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 1800 सैलरी हो गई है उसकी, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब तुम देख रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी इक्वेशन भी ऐसे ही है, सेकेंड की भी ऐसे ही थी और फर्स्ट की भी ऐसा ही है, मतलब इक्वेशन सेम है बट क्वेश्चंस जो है वो थोड़े डिफरेंट है, जो स्टेटमेंट है वो उनकी डिफरेंट है, ठीक है। x प्लस 4y इज इक्वल टू 1500, x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको भी हम क्या करेंगे अब एलिमिनेशन से, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो x हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है, 4y जो है वो 4 ईयर्स का इंक्रीमेंट है, टोटल सैलरी कितनी मिल रही है उसको आफ्टर 4 ईयर्स, 1500, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में x हमारी स्टार्टिंग सैलरी है और 10y हमारा क्या है, 10 ईयर्स का इंक्रीमेंट। तो अब उसको कितनी सैलरी मिल रही है आफ्टर 10 ईयर्स, 1800 रुपीज़। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, साइन चेंज कर लिया हमने, ये x से x कैंसिल हो गया, 10 में से हमारा 4 गया, माइनस 6y आ गया ये, और इधर माइनस आ गया हमारा 18 में से 300 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 50, ठीक है। यानी कि जो उसका पर ईयर इंक्रीमेंट है वो 50 रुपीज़ है, तो पर ईयर इंक्रीमेंट उसका आ गया इज इक्वल टू ₹50, ठीक है। अब उसकी स्टार्टिंग सैलरी निकाल लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 4 इंटू वाई की जगह हम यहाँ पे 50 रख देते हैं, इज इक्वल टू 1500। तो x प्लस ये 200 आ गया इज इक्वल टू 1500, तो देयरफॉर x आ गया हमारा यहाँ से 1300। तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी है, 1300। देयरफॉर स्टार्टिंग सैलरी जो है उसकी वो कितनी है, 1300 रुपीज़, 1300। तो उसने 1300 से अपनी जॉब स्टार्ट की थी, फिर 50 रुपीज़ का उसको पर ईयर इंक्रीमेंट मिल रहा था, तो आफ्टर 10 ईयर्स उसको 1800 रुपीज़ मिलने लग गए हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves ₹200 per month, find their monthly income, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, यहाँ पे हमें इनकम्स का रेशो दिया है और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो दिया है, ठीक है। तो मंथली इनकम हम ले लेते हैं पर्सन 1 की, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9x, ठीक है, क्योंकि जब भी हम रेशियो का साइन हटाते हैं तो कोई वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन वो हो जाएगी हमारी 7x, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने इनकम सपोज कर ली 9x और 7x, क्योंकि उनका रेशो जो दिया था हमें 9:7 दिया था। अब एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हम
जो एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है उसके लिए हम मतलब वेरिएबल जो है वो दूसरा यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब एक्स वेरिएबल हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि एक्स वेरिएबल हमने इनकम के लिए ले लिया है, ठीक है। अब हम एक्सपेंडिचर के लिए जो वेरिएबल लेंगे वो यहाँ पे दूसरा लेंगे, तो मैंने यहाँ पे वाई ले लिया है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो हमने दोनों की मंथली इनकम सपोज कर ली है और दोनों का एक्सपेंडिचर सपोज कर लिया है। अब सेविंग क्या होता है हमारा, जितना हम कमाते हैं और जितना हम खर्च करते हैं, ठीक है। तो जितना हम खर्च करते हैं उसको आप अपनी इनकम में से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, सेविंग। खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है हमारे पास वो हमारी क्या होती है, सेविंग। तो यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है, 9x, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 4y, और सेविंग कितनी है 200, ठीक है। ये दिया हुआ है इन्होंने, इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹200, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x है, एक्सपेंडिचर उसका 4y है, एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा, तो सेविंग कितनी है 200। और सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर है उसका 3y, और इनकम कितनी है उसकी 200, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, अब इनको तुम एलिमिनेशन से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। तो मैं इसको एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर लेती हूँ। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 3 से, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ नंबर 4 से, ताकि मैं y का कोफिशिएंट सेम कर सकूँ। तो देयरफॉर और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे 3 से, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे 4 से। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। और तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 600, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके। और सेकेंड इक्वेशन आएगी हमारी 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 800, ठीक है। y का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे सेम हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 9 27, 3 4 12, 3 2 6 हो गया, 4 7 28, 4 3 12, 4 2 800, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को साइन चेंज करेंगे तो 12 हमारा कट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 200। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया हमारा 200, ठीक है। तो x हमारा 200 आ गया है। तो देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन आ गई हमारी। देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स यानी कि 200, तो ये आ गई हमारी 1800, ठीक है। क्योंकि 9x थी हमारी मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ये 9x है, तो x की वैल्यू जब हम डालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1800। अब हम सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम निकाल लेते हैं। मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 7x है, यानी कि 7 इंटू 200 1400 आ गई। रुपीज़ का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, रुपीज़ का साइन, ठीक है। तो यानी कि एक की इनकम आई है 1800 और दूसरे पर्सन की इनकम आई है 1400। अब इस क्वेश्चन में हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमसे इनकम पूछी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने x निकाल लिया और x की हेल्प से दोनों की इनकम निकाल ली। अगर वो पूछते हैं कि वो कितना खर्च करते हैं तो हम y यहाँ पे निकालेंगे, अदरवाइज y निकालने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास इनकम आ गई है और सेविंग हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि वो कितना खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि y निकालने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है। Students of a class are made to stand in rows. If one student is extra in a row, there would be 2 rows less. If one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज वो हमने ले ली x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row is equal to y. तो therefore टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो गए xy। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज हमने x ले ली। सपोज करो 10 रोज बनी हुई हैं, ठीक है, और एक रो में सपोज करो 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 10 × 7 यानी कि 70 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कुछ क्लास में बच्चे हैं जिनको हम नंबर ऑफ रोज में खड़ा कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने बोला है कि अगर हम एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं रो में, जैसे सपोज करो पहले हम 7 स्टूडेंट्स खड़े कर रहे हैं, अब 8 खड़े कर देते हैं। ठीक है, तो देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो फिर नंबर ऑफ रोज हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर एक स्टूडेंट हम कम कर देते हैं, जैसे कि हम पहले 7 खड़े कर रहे थे तो अब हम 6 खड़े कर देते हैं, तो देयर वुड बी 3 रोज मोर। ठीक है, तो फिर हमारी नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब अगर हम रोज में स्टूडेंट बढ़ाते रहेंगे तो नंबर ऑफ रोज कम होती रहेंगी, और अगर हम रोज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करते चले जाएंगे तो रोज हमारी क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में उन्होंने बोला है कि इफ वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, यानी कि y+1। अभी हम स्टूडेंट ले रहे हैं एक रो में y, तो अगर हम एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं तो देयर वुड बी 2 रोज लेस, यानी कि x-2 हो जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सेम रहेंगे xy। ठीक है, y+1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, x-2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, और xy क्या है हमारी टोटल स्टूडेंट। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा हमारा xy -2y + x - 2 = xy। तो xy से xy कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2y + 2। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में इन्होंने क्या बोला है, देयर वुड बी 2 रोज मोर। ये तो हो गया फर्स्ट केस। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, यानी कि y-1 कर देते हैं अगर हम, तो देयर वुड बी 3 रोज मोर, यानी कि रोज जो है वो 3 ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सेम ही हैं। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये xy -x + 3y - 3 = xy। तो xy से xy कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3y - 3। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है फ्रॉम 1 and 2। x की वैल्यूज़ को इक्वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, या तुम वैल्यू भी डाल सकते हो, 2y + 2 = 3y - 3। तो ये आएगा हमारा 2 + 3 = 3y - 2y। तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 5। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 का मतलब है कि यानी कि हमारे एक रो में कितने स्टूडेंट है वो निकल गए हैं। अब y की वैल्यू डाल देते हैं हम इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x = 2y, यानी कि 2 × 5 + 2। तो x हमारे यहाँ से आ गया 12। ठीक है, तो x 12 का मतलब है हमारी नंबर ऑफ रोज। तो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट्स = xy, यानी कि 12 × 5 यानी कि 60। ठीक है, तो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इन ट्राइंगल ABC
एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी। फाइंड द एंगल्स, मतलब तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि एंगल ए जो है वो एक्स है और एंगल बी हमारा वाई है। अब पता होगा ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे, एंगल बी मैंने वाई ले लिया, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये देखो एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, यानी कि 3y हो गया। एंगल बी मैंने कितना ले रखा है यहाँ पे, 3y, तो हमारा सी जो है वो कितना हो गया, 3y हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनाते हैं हम ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ASP लिखा है, तुमने पूरा लिखना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। तो ए की जगह हम डालेंगे यहाँ पे x, बी की जगह डालेंगे y, और सी की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्योंकि एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, और एंगल बी हमने कितना लिया है, y, तो एंगल सी कितना हो गया हमारा, 3y। तो हमारी इक्वेशन बन गई है ये x प्लस वाई प्लस 3y यानी कि 4y इज इक्वल टू 180। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी हेल्प से। एक इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ये देखो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि हमें गिवन है एंगल 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हम यहाँ पे बी की जगह डाल देते हैं y इज इक्वल टू 2, ए की जगह डालते हैं हम x, और b की जगह हम यहाँ पे डालते हैं y। तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 2y, तो 2y इधर आके हमारा 3y के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2x। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 2 से जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, x प्लस 4y, y की जगह मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2x, ठीक, इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देयरफॉर x प्लस 8x इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी 20, ठीक है। तो x 20 आ गया, इसका मतलब एंगल ए हमारा 20 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 2x, यानी कि x की जगह हम यहाँ पे 20 डालेंगे, तो ये आ गया हमारा 40, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया हमारा 40। तो y कौन सा एंगल है हमारा, एंगल b, ठीक है। देयरफॉर एंगल a हो गया हमारा 20 डिग्री, एंगल b हो गया हमारा 40 डिग्री, और एंगल c हमारा क्या है, एंगल c, देखो यहाँ पे एंगल c हमें क्या दिया है, एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल सी आ गया हमारा 3 इंटू 40 यानी कि 120। तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स निकाल लिए हैं, एंगल ए 20 है, एंगल बी 40 है, और एंगल सी 120 है, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो चेक कर लो, 120 प्लस 40 160 हो गया, प्लस 20 180, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी हम इक्वेशंस बना रहे हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे तुम्हें लीनियर इक्वेशंस बना के या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A 2x प्लस 4, एंगल B y प्लस 3, एंगल C 2y प्लस 10, एंगल D 4x माइनस 5, फाइंड 4 एंगल्स। तो यहाँ पे तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो एक प्रॉपर्टी हम क्लास 9th में पढ़ते हैं वो सबको पता होनी चाहिए,
क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखो जैसे हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाया करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मैं पहले सर्कल बना लेती हूँ। ये देखो सर्कल मैंने बनाया। ठीक है, और ये जो इसके अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 180 होता है। तो अपोजिट एंगल हमारे यहाँ पे ए और सी हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए प्लस सी 180 लिख दिया। ऐसे दूसरा होएगा हमारा बी और डी। तो पहले हम ए प्लस सी से इक्वेशन बना लेते हैं। तो एंगल ए हमारा कितना है 2x प्लस 4, यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 4। एंगल सी हमारा है 2y प्लस 10, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 2y 10 प्लस 14 हो जाएगा हमारा, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो 180 में से हम उधर 14 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 14 गया हमारा, ये 6 आ गया। 10 में से 4 गया 6 आ गया। 7 में से 1 गया 6 आ गया। और ये हमारा 166 आ गया। एक बार कैलकुलेशन तुम भी चेक कर लेना। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन 1 बनाई है हमने वो a और c का सम 180 लेके बनाई है। अब हम लेंगे एंगल b प्लस एंगल d का सम 180। ठीक है, एंगल बी हमारा कितना है यहाँ पे y प्लस 3 और एंगल डी हमारा कितना है यहाँ पे 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा हमारा y प्लस 4x, 3 में से 5 गया माइनस 2 बचा और वो माइनस 2 उधर जाके 180 में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। या हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं 182 माइनस 4x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इक्वेशंस को हम या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली और अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में x प्लस y की जगह हम डालेंगे 182 माइनस 4x इज इक्वल टू 83। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। b हमारा है y प्लस 3 और d है हमारा 4x माइनस 5। तो y प्लस 4x ये माइनस 2 आ गया, 2 उधर जाके ऐड हो गया और 180 में से 14 गया तो हमारा 166। मतलब फिर भी तुम लोग एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये माइनस 3x आ जाएगा, x माइनस 4x माइनस 3x और इज इक्वल टू 83 माइनस 182। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे हम तो ये आएगा माइनस 99। 12 में से 3 गया 9 और 17 में से 8 गया 9। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 33। x की वैल्यू हमारी 33 आ गई। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 33 डाल देते हैं। तो 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 83। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया मेरा 83 माइनस 33 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, तो y मेरा 50 आ गया, x मेरा 33 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि 4 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देयरफॉर एंगल a हमारा कितना है, एंगल a है हमारा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। तो यहाँ हम x की वैल्यू डाल देते हैं। x हमारा कितना आया है 33 प्लस 4। तो a आ गया हमारा 66 आ जाएगा, 66 प्लस 4 यानी कि
70 डिग्री। तो एंगल ए मेरा 70 डिग्री आ गया। अब एंगल बी निकाल लेते हैं। एंगल बी हमारा कितना है? एंगल बी हमारा है y+3। एंगल बी है हमारा y+3 यानी कि 50 + 3 53। तो एंगल बी 53 आ गया। एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी हमारा कितना है? 2y+10। 2y+10। तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। 2y यानी कि 2 × 50 + 10, तो कितना आ गया ये? 110। तो 110 हमारा एंगल सी आ गया। अब बचा हमारा एंगल डी। एंगल डी हमारा कितना है? 4x - 5। तो 4 × 33 - 5, तो कितना आएगा हमारा? 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 132, और उसमें से हमने 5 माइनस करना है। तो 12 में से 5 गया 7, तो 127 आ गया हमारा। ठीक है, तो एंगल डी हमारा 127 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार तुम लोग चेक कर लेना, और ये भी चेक कर लेना कि अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एंगल ए और एंगल सी का सम 180 आ रहा है। देखो एंगल ए हमारा 70 आया है, एंगल सी 110 आया है, तो इनका सम 180 आ रहा है। उसके बाद एंगल बी हमारा कितना आया है? 53, ये रहा 53, और एंगल डी हमारा कितना आया है? 127। तो इनका सम भी हमारा क्या आ रहा है? 180 आ रहा है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, देयर आर 2 क्लासरूम्स। ठीक है, देयर आर 2 क्लासरूम्स A and B. If 10 candidates are sent from A to B, the number of students in each room is same. If 20 candidates are sent from B to A, the number of students in A is double the number of students in B. ठीक है, find the number of students in each room. तो ये भी थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट है इसकी। अब देखो इसका सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए x ले लेते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी y ले लेते हैं। ठीक है, कि क्लास ए में हमारे जो है वो रूम ले लो या क्लास ले लो, x स्टूडेंट है, और रूम बी में हमारे रूम ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए, यहाँ पे रूम कर देते हैं क्लास की जगह। तो ये आ जाएगा हमारा इन रूम ए और रूम बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने कि अगर हम 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो ए में स्टूडेंट्स हैं उसमें से हमने 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो बी में डाल दिए हैं। ठीक है, बी में डाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि x में से 10 चले गए और y में 10 आ गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज द सेम, यानी कि जितने हमारे रूम ए में स्टूडेंट हो गए 10 स्टूडेंट्स भेजने के बाद, और बी में 10 स्टूडेंट्स आने के बाद, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दोनों रूम्स में वो क्या है? सेम है। तो x - 10 = y+10। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x = आ जाएगा हमारा y+20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने ये दे रखी थी कि रूम ए से 10 स्टूडेंट्स जा रहे हैं और रूम बी में 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में सेम हो गया। तो हमने रूम ए में से 10 स्टूडेंट्स माइनस कर दिए, रूम बी में 10 स्टूडेंट्स प्लस कर दिए। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है? इफ़ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, यानी कि अब बी में से 20 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वाई में से हमने 20 स्टूडेंट्स कम करने हैं, और ए में 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से हमने माइनस कर दिया, एक तरफ हमने प्लस कर दिया। जिधर से स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ माइनस होगा, जिधर स्टूडेंट आ रहे हैं उधर प्लस होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए इज डबल
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, यानी कि ऐसा करने के बाद जो बी में स्टूडेंट्स बचे हैं उनका डबल हो गए हैं ए में स्टूडेंट्स, यानी कि ए में हमारे x+20 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, जो बी में स्टूडेंट्स हैं उनके डबल हो गए हैं। मतलब अगर सपोज करो बी में 40 स्टूडेंट्स हैं तो ए में 80 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो हम यहाँ पे बी वाले स्टूडेंट्स को ट्वाइस करेंगे। बच्चे गलती से ए में ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बी में स्टूडेंट्स बचे हैं उनका ट्वाइस हमने करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40, x इज इक्वल टू 2y माइनस 60 आ जाएगा, 20 उधर जाके ऐड हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की वैल्यूज को इक्वेट कर रहे हैं, या इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो। y+20 इज इक्वल टू 2y माइनस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 20 + 60 इज इक्वल टू 2y माइनस वाई, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। y इज इक्वल टू 80 का मतलब क्या हो गया कि रूम बी में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो देयरफॉर y की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू y+20, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया हमारा 80 + 20 यानी कि 100, x इज इक्वल टू आ गया 100, ठीक है। तो यानी कि रूम ए में हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इज इक्वल टू 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमने इधर उधर स्टूडेंट्स भेजने से पहले हमारे ए रूम में 100 स्टूडेंट्स हैं और बी रूम में 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1 mark is awarded for each correct answer and half mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. I think 90 marks हुआ यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन शायद लिखा नहीं है ठीक से, मैं देख लेती हूँ इसको। नाइन्टी मार्क्स ही आएगा शायद, यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ 90 मार्क्स है एंड गॉट 90 मार्क्स, में यहाँ पे लिखना भूल 90 मार्क्स, ठीक है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी करेक्ट आंसर, मतलब उसने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे जो उसने करेक्ट आंसर्स किए हैं उनको हम x ले लेते हैं और जो उन्होंने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं उसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं जयंती के वो हम ले लेते हैं x, और जो रॉन्ग आंसर्स हैं जो उसने गलत जवाब दिए हैं वो ले लेते हैं हम y, ठीक है। क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव मार्किंग, एक सही होने पे पूरा नंबर मिल रहा है और गलत होने पे हाफ नंबर हमारा कट रहा है, ठीक है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी x + y इज इक्वल टू 120, क्योंकि उसने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये लिखा है जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, तो यानी कि x + y जो करेक्ट आंसर्स हैं और जो गलत आंसर्स हैं उनका टोटल हमारा कितना है 120, ठीक। उसके बाद इन्होंने सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर उसका सही आंसर है तो उसको 1 मार्क मिल रहा है, तो हमारे करेक्ट आंसर्स हमने क्या लिए हैं x, तो यानी कि 1 × x हमें मिल रहे हैं नंबर अगर हमारे आंसर सही हैं, माइनस हाफ नंबर डिडक्ट हो रहा है हमारा अगर हमारा आंसर गलत है, ठीक है। तो 1x कौन से नंबर हैं जो हमें सही आंसर में मिल रहे हैं, और हाफ y कौन से नंबर हैं जो हमारे गलत आंसर में कट रहे हैं। तो टोटल नंबर उसको कितने मिले हैं 90, यानी कि सही आंसर्स के नंबर माइनस गलत आंसर्स के नंबर इज इक्वल टू 90 मार्क्स। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी,
और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आसान थी, टोटल उसने 120 क्वेश्चंस के आंसर्स करे हैं, तो इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। x हमारे क्या है, जो करेक्ट आंसर्स हैं, जो करेक्ट क्वेश्चंस उसने किए हैं, और रॉन्ग आंसर्स क्या है हमारे यहाँ पे y। सेकेंड कंडीशन में 1 मार्क मिल रहा है उसको सही आंसर के लिए, यानी कि टोटल नंबर हमें मिले हैं 1 इंटू एक्स, और गलत आंसर के लिए कट रहा है हमारा हाफ नंबर, तो हमारे कितने मार्क्स कट गए, हाफ इंटू वाई, और सब कुछ कटने के बाद हमारे 90 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2x माइनस 180, तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन सॉल्व करनी है तुमने, वो तुम्हारी मर्जी है, एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 में हम y की जगह डाल देते हैं 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 120, तो ये 3x इज इक्वल टू आ गया, 180 उधर जाके ऐड हो जाएगा 300, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 100। ठीक है, यानी कि उसने 100 जो है वो सही क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल। उसके बाद देयरफॉर बस यही हमसे पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली, तो हमारा x आ गया यहाँ पे 100। तो कितने आंसर्स उसने सही करे हैं, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, गलत आंसर्स उन्होंने हमसे पूछे नहीं है, तो इसलिए हम निकालेंगे भी नहीं, सिर्फ उन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी करेक्ट आंसर करेक्टली। ठीक है, तो 100 हमारा इसमें आ गया, तो करेक्ट आंसर्स हमारे आ गए हैं। करेक्ट आंसर जो उसने दिए हैं वो है हमारे यहाँ पे 100। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, मीना बैंक गई पैसे निकालने के लिए, 2000 रुपये उसने बोला मुझे चाहिए, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट्स चाहिए, 500 का नोट नहीं चाहिए, या ठीक है 20 के नोट्स या 10 के नोट्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसने तुमसे पूछा गया है कि कितने नोट उसको 50 रुपीज़ के मिलेंगे और कितने नोट उसको 100 रुपीज़ के मिलेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 वो हम x ले लेते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 वो हम ले लेते हैं y। तो हमने सपोज़ किया कि 100 रुपीज़ के नोट उसको y मिल गए और 50 रुपीज़ के नोट उसको x मिल गए। तो अब यहाँ पे लिखा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसको टोटल नोट्स जो मिले हैं, नंबर ऑफ नोट्स वो मिले हैं 25। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई है एक्स वाई इज इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल 25 नोट्स उसको मिले हैं। अब उसके बाद मनी उसने कितनी रिसीव करी है, 2000 मनी रिसीव करी है, तो यानी कि 50 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट हैं, 50 रुपीज़ के नोट हैं हमारे पास x, तो यानी कि 50 रुपीज़ की जो मनी उसको मिली है वो मिली है 50x। जैसे सपोज करो 50 रुपीज़ के हमें 5 नोट्स मिले हैं, तो कितनी मनी मिली हमें, 50 इंटू 5 यानी कि 250। अगर 50 रुपीज़ के हमें 10 नोट्स मिले हैं तो कितनी मनी हुई हमारे पास, 500। तो ऐसे 50 रुपीज़ के उसने x नोट लिए हैं, तो कितनी मनी रिसीव करी उसने 50 रुपीज़ में, 50x, और 100 रुपीज़ में कितनी मनी वो रिसीव करेगी, 100y। टोटल मनी कितनी है उसके पास, 2000। तो जो 50x है वो मनी है, x क्या है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, तो 50x हो गई हमारी 50 रुपीज़ वाली मनी, 100y हो गई हमारी 100 रुपीज़ वाली मनी, और टोटल मनी कितनी रिसीव करी है उसने, 2000। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000,
50 से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 40 माइनस 2y, और इसको मैं इक्वेशन 1 में डाल देती हूँ। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह हम डालेंगे 40 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू 25 माइनस 40, यानी कि माइनस कितना आएगा हमारा, ये 40 में से 25 गया 15। तो देयरफॉर y आ गया हमारा 15। y 15 का मतलब क्या है, यानी कि उसने 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हैं, 15, ठीक है। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, या फिर जहां हमने x को फ्री किया है वहां डाल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही डाल देते हैं, चलो ठीक है। तो x प्लस y की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो 50 रुपीज़ के नोट उसको कितने मिले हैं, 10, और 100 रुपीज़ के नोट मिले हैं उसको 15। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू कितने हैं हमारे 10, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 वो मिले हैं हमें 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक इक्वेशन हमने बनाई है नंबर ऑफ नोट्स की हेल्प से, और एक इक्वेशन बनाई है हमने मनी की हेल्प से, कि कितनी टोटल मनी हमने रिसीव करी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद अब जो क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आता है काफ़ी। तो मतलब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं लीनियर इक्वेशंस में, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हैं। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखो इसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं रेक्टेंगल x यूनिट, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं y यूनिट्स, ठीक है। x यूनिट्स हो गया, y यूनिट्स हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि एक्स वाई हो गया, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमने लेंथ ले ली रेक्टेंगल की x, ब्रेड्थ ले ली हमने रेक्टेंगल की y, और एरिया हमारा कितना आ गया एक्स वाई। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से, यानी कि हमारी लेंथ कितनी है x, अगर हम इसको 5 यूनिट से रिड्यूस करते हैं, एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, यानी कि ब्रेड्थ को 3 से इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये हमारी लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हमारा एरिया हो गया। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं 5 यूनिट से, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट से, तो एरिया हमारा जो है 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एरिया हमारा कितना है एक्स वाई, तो उसमें से हमने 9 को माइनस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कट हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y, 15 को हम उधर ले जाते हैं तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 15 उधर जाके प्लस 15 बन जाएगा, 15 में से 9 गया 6, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं सेकेंड केस में इन्होंने क्या बोला है। सेकेंड केस में बोला है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ठीक है, यानी कि अब हमें लेंथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट से, x प्लस 3, एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, यहाँ पे ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर रहे हैं और लेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं,
द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि अब हमारा एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। तो x प्लस 3 y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेड्थ और ये हमारा एरिया। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y, 6 उधर जाके 67 से माइनस हो जाएगा तो 61 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो अब 1 और 2 को अब हमने सिंप्लीफाई करना है, किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से और सेकेंड को 3 से, और करके हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 से। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से। ठीक है, अब ये देखो 2 3 6 x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी 3 2 6 x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 1 3 3 6 18। ठीक है, तो अब इसकी हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कोफिशिएंट सेम हो गया है हमारा यहाँ पे x का, तो इसको कैंसिल करने के लिए इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे। ये मैंने साइन चेंज कर दिया, ये कट हो गया हमारा, यहाँ आ गया हमारा माइनस 19y, और इधर हमारा आएगा 3 में से 2 गया 1, और ये 8 में से 1 गया 7, 171 आएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 171/19। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैंसिल करके, क्या आएगा हमारा 19 से, 19 के टेबल में 171 आता है, 9 से जा रहा है ये, है ना, 9 से जा रहा है, 9 9 जार 81 हो गया। हाँ ठीक है, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई हमारी 9। ठीक है, अब y 9 आ गया है, इसका मतलब हमारी जो ब्रेड्थ है वो 9 आ गई है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में डाल देते हैं हम y की वैल्यू। इक्वेशन 1 है हमारी 3x, ये इक्वेशन 1 है हमारी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डाल रहे हैं 3x माइनस 5y, y की जगह 9 डालेंगे, इज इक्वल टू 6। तो ये 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, तो 6 प्लस 45। ठीक है, तो ये आएगा हमारा देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये 51 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा आ जाएगा 17। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया 17 यूनिट्स, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आ गई हमारी 9 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अब तुमने ये देखना है कि कैसे इनकी इक्वेशन बनानी है और कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।